15,000 भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार की विशेष मुहिम कल से होगी शुरू। 7 दिनों में 13 देशों से भारतीयों को लाने के लिए 64 उड़ानें और नौसेना के 3 जहाजों की ली जाएगी मदद। केवल कोरोना के लक्षण रहित नागरिकों को ही मिलेगी आने की इजाजत। कोरोना वायरस के खतरे को मात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन कार्यक्रम के विकास, जांच और टेस्टिंग प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। फिलहाल देश में अभी 30 तरह की ऐसी वैक्सीन हैं जिन पर अलग अलग चरणों में चल रहा है काम। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के साथ तैयारियों पर मंत्री समूह की बैठक में हुई चर्चा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कंटेनमेंट रणनीति और कोविड-19 के प्रबंधन के सभी पहलुओं पर हुई चर्चा। केंद्र सरकार ने किया ऐलान, उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों को छोड़कर इस साल नहीं होंगी पूरे देश में सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की बची परीक्षाएं। जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच, जबकि नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन अगस्त में होगा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 33,514। इलाज के बाद 14,182 मरीज हुए स्वस्थ। संक्रमण की चपेट में आने से 1,694 लोगों की मौत। और दुनिया भर में अभी तक कोरोना वायरस से 36,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 2,57,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 12 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित और 71,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले आपको एक अच्छी खबर दे दें कि एंड्रॉयड फोन के बाद अब फीचर फोन धारकों के लिए भी सरकार ने आरोग्य सेतु IVRS सेवा की शुरुआत कर दी है। यानी अब फीचर फोन रखने वाले लोग भी आरोग्य सेतु का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके जरिए अपने को सुरक्षित रख सकेंगे और उसके साथ ही अब 1921 टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भी अब कोरोना की ट्रैकिंग हो सकेगी। फीचर फोन यानी गैर स्मार्टफोन और लैंडलाइन टेलीफोन से भी इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। और सबसे पहली खबर कि दुनिया के कई मुल्कों में बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय हैं जो कोरोना संकट की वजह से फंसे हुए हैं और अपने देश वापस आना चाहते हैं। चूंकि देशों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगाई हुई है, लिहाजा देश वापसी की कोई राह नहीं नजर आ रही है। ऐसी हालत में भारत सरकार एक बार फिर इनकी सहायता के लिए आगे आई है। 7 मई यानी कल से वंदे भारत मिशन शुरू हो रहा है और इसके तहत लगभग 2 लाख भारतीयों ने अभी तक स्वदेश वापसी की इच्छा जाहिर की है। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को चरणबद्ध तरीके से वापस भारत लाने के लिए कमर कस ली है। इस संबंध में पूरी योजना और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार किए गए हैं। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई से 13 मई तक 64 विमानों का परिचालन होगा, जिसके लिए विदेश मंत्रालय के दूतावास और उच्चायोग ऐसे भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सुविधा के लिए यात्रियों को भुगतान देना होगा। This is easily the most comprehensive and complicated and challenging evacuation plans, because it's not a evacuation plan which is being held in a normal setting. I mean, we are dealing with an invisible enemy. We are dealing with a virus whose behavior is difficult to predict. And any plan that we make, when we did a civil aviation lockdown, we did it in the expectation that after a while we will get a control on the numbers. And I'm very happy to share with you my assessment that the Prime Minister's very bold, timely and early action has been able to contain the overall numbers. उड़ान मंत्रालय ने पहले सप्ताह में 64 उड़ानों के जरिए 14,800 फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की योजना तैयार की है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसमें राज्य सरकारों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित एजेंसियां और मंत्रालय व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की चुनौती को देखते हुए नियमों का पालन और पूरी एहतियात अत्यंत आवश्यक है। As the Ministry of External Affairs and the other concerned agencies, the concerned state governments considered this number, it is my understanding that the indication was that many more people, that is over and above
the 190,000 expressed an interest to travel. But definitely, we will have to make sure that we deal with numbers which can be transported safely and which are welcomed by the receiving states along with all the health infrastructure that will be required. इस संबंध में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि वंदे भारत मिशन की तैयारियां शुरू हैं। सभी लोग भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। दरअसल वंदे भारत मिशन कोरोना के चलते एक जटिल और अत्यंत व्यापक मिशन है, लेकिन भारत सरकार हर आपदा की स्थिति में हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ी रही है। कोरोना आपदा के समय भी जहां वुहान, ईरान जैसे संक्रमित देशों से भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है, तो वहीं इससे पहले भी खतरनाक हालात में आपदाओं के वक्त यमन जैसे देशों से भी भारत सरकार भारतीयों ही नहीं अन्य देशों के नागरिकों को भी निकालने में पीछे नहीं रही है। डीडी न्यूज। और गृह मंत्रालय ने उन भारतीयों के लिए एसओपी जारी की है जो विदेश से भारत आना चाहते हैं। इसके मुताबिक ये सुविधा उनके लिए है जिन्हें आकस्मिक रूप से वापस आना जरूरी है। संबंधित देश के भारतीय दूतावास में इसके लिए रजिस्टर करना जरूरी होगा। इसके साथ ही कोविड जांच के बाद स्वस्थ लोगों को यह मौका मिलेगा। यात्रा का खर्च संबंधित व्यक्ति को स्वयं देना होगा। इसके अलावा फ्लाइट के दौरान कोविड-19 हेल्थ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। स्वदेश पहुंचने पर भी स्क्रीनिंग की जाएगी। आरोग्य सेतु ऐप ऐसे लोगों के लिए डाउन करना जरूरी होगा और गृह जिले में 14 दिनों तक वो आने के बाद क्वारंटाइन रहेंगे। और देश में जारी कोरोना संकट के बीच कोरोना वायरस वैक्सीन कार्यक्रम की प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर बनाई गई टास्क फोर्स की मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन के विकास, जांच और टेस्टिंग को लेकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। पीएम ने वैक्सीन के विकास, दवा की खोज, निदान और परीक्षण पर समीक्षा बैठक की। भारत के प्रयासों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत समीक्षा की गई इस बैठक के दौरान। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर भारतीय वैक्सीन कंपनियां अपनी गुणवत्तापूर्ण निर्माण क्षमता के लिए मशहूर रही हैं। अभी 30 तरह की ऐसी वैक्सीन हैं जिन पर अलग अलग चरणों में काम चल रहा है और इसकी पीएम मोदी की समीक्षा बैठक के दौरान समीक्षा की गई। मौजूदा ड्रग्स पर दोबारा से काम किया जा रहा है। नई तरह की ड्रग्स बनाने के साथ ही प्रयोगशाला में उनकी जांच की जा रही है। और पौधों में कोरोना वायरस विरोधी तत्वों को ढूंढने पर जोर दिया जा रहा है ताकि वैक्सीन बनाने में इसके जरिए मदद मिल सके। इस दिशा में कई अकादमिक शोध संस्थान कार्य कर रहे हैं और कई स्टार्टअप भी अपना इसमें योगदान दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकादमिक जगत, उद्योग जगत और सरकार के एक साथ काम करने की प्रशंसा की है। पीएम ने परस्पर सामंजस्य और गति के साथ वैक्सीन विकसित करने की दिशा में काम करने पर बल दिया है। इसके साथ ही पीएम ने कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के एक साथ काम करने की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने एक हैकाथॉन आयोजित करने का सुझाव दिया है। और भारत ने कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की अगर बात करें तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 33,514 पहुंच गई है। देश भर में 14,182 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की वजह से 1,694 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके। इसलिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन की दिशा निर्देशों का पालन करें।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज महाराष्ट्र और गुजरात के स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और गुजरात की हर तरह से मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी जिलों को ग्रीन जोन बनाया जाए। निश्चित रूप से महाराष्ट्र भारत के उन प्रांतों में से एक है जो हम सबके लिए भी थोड़ा सा ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 36 हमारे जिलों में से 34 जिले जो हैं वो कोरोना के प्रकोप से प्रभावित हैं। 14,541 केस हो चुके हैं, 583 मृत्यु हो चुकी है। हमें अंततोगत्वा उस स्थिति में पहुंचना है जब हमारे सारे जिले एक दिन ग्रीन जोन बनेंगे और वहां पर 21 दिन 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया होगा। ये हमारे सबके सम्मिलित और संगठित प्रयास से और मनोयोग से संभव हो पाएगा। और एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई को होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वेबिनार के माध्यम से छात्रों के साथ संवाद करते हुए ये जानकारी दी। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेजों के दाखिले के लिए जेईई मेंस परीक्षा अब 18 से 23 जुलाई के बीच होगी, जबकि जेईई एडवांस परीक्षा जो पहले 17 मई को होनी थी वो अब अगस्त महीने में होगी। निशंक ने कहा कि देश भर में सीबीएसई की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। हालांकि उत्तर पूर्व दिल्ली को इससे अलग रखा गया है। यहां छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। और एंड्रॉयड फोन के बाद अब फीचर फोन धारकों के लिए भी सरकार आरोग्य सेतु IVRS सेवा की शुरुआत कर रही है। इसके साथ ही अब 1921 टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल देकर भी अब कोरोना की ट्रैकिंग हो सकेगी। फीचर फोन यानी गैर स्मार्टफोन और लैंडलाइन टेलीफोन से भी इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। और आरोग्य सेतु ऐप बनाने वाली टीम ने एक बार फिर दोहराया है कि इस ऐप के चलते लोगों की निजी और संवेदनशील जानकारियों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा रहा है और नहीं होता है। टीम का कहना है कि आरोग्य सेतु ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है। टीम ने एक एथिकल हैकर के दावे को खारिज करते हुए यह बयान दिया, जिसमें उसने ऐप को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। ट्वीट करके टीम ने यह जानकारी साझा की है कि आरोग्य सेतु ऐप का डेटा और तंत्र पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें सेंध नहीं लगाई जा सकती है। और लॉकडाउन ने देश भर में व्यवसाय करने के नए तरीके को वो सामने लेकर आया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक कृषि संगठन किसानों की सब्जी और जैविक खाद्यान्न को ग्राहकों तक सीधे ऑनलाइन बुकिंग के जरिए पहुंचा रहा है। इससे किसानों को ऑनलाइन बाजार मिल रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। लॉकडाउन ने देश भर में व्यवसाय करने के नए तरीके को सामने लाया है। किसान भी अपनी उपज को लोगों तक सीधे पहुंचाने के लिए नए और आधुनिक तरीके अपनाने लगे हैं। नासिक के दिंडोरी इलाके में कृषि धन शेतकारी संगठन ने ताजे और जैविक फल, सब्जियां और अनाज ग्राहकों तक पहुंचाने का एक ऑनलाइन तरीका इस्तेमाल में ला रहे हैं। करीब 100 से 150 किसान इस संगठन में मिलकर अपने उत्पाद जैसे सब्जी, फल और अनाज को मुंबई, पुणे और नासिक के अलग अलग सोसाइटी में जाकर होम डिलीवरी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस जो है सरकार की वजह से जो बोले वाला है, जो आदेश है, वो भी हमारे इससे ये नहीं होता है। और हमारी सब्जियां यानी अब जो किसान कुछ लोग फेंक रहे हैं, लेकिन ये कृषि धन और प्रोड्यूसर कंपनी की वजह से हमारे सब्जियों का अच्छा दाम मिल रहा है, इसीलिए हमारे बच्चे भी बच्चे सब खुश है। इसके लिए एक सोसाइटी में कम से कम 40 से 50 ऑर्डर मिलने के बाद एक वाहन से सामान भेजे जाते हैं, जिसमें फल, सब्जी और अनाज होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, मास्क लगाया जाता है, साथ ही दस्ताने लगाकर इस काम को पूरा किया जाता है। अब तक 55 से 60 टन सब्जियां और फल बेचे जा चुके हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में मैं एक सदस्य था। वो सदस्य रहने के बाद मुझे एक फ़ायदा हो गया कि वो जो कंपनी ने वो मेरा माल घर आके वो लेके गई और जो शहर में रहते वो लोग उसके
उसको पहुंच दिया, उसको फायदा हो गया, वो घर पहुंच मिल गया। नासिक जिले सहित राज्य में 4 से 5 हजार किसान इस सहकारी कंपनी से जुड़े हैं। इस पहल से युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, साथ ही सैकड़ों किसानों को व्यवसाय का अवसर मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में उद्योगों का काम शुरू होने के कारण मजदूर काम पर वापस लौट रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन के कारण यहां के श्रमिक वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन चल रहा है। रोजगार की तलाश में बड़े शहरों का रुख करने वाले श्रमिक बीते कई दिनों से जहां हैं वहीं पर हैं। देश के कई इलाकों से श्रमिक वर्ग पलायन कर रहे हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में श्रमिक वर्ग अपने आप को यहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही दूसरे श्रमिकों को भी समझा रहे हैं कि यहां से जाने के बाद रास्ते में छोटी बड़ी परेशानियां होती हैं। सफर में कोरोना का भी भय बना रहता है, इसलिए पलायन करना ठीक नहीं है। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ लॉकडाउन में, लेकिन अभी क्या है कि इंडस्ट्री वापस चालू हो रहा है, हमें काम भी मिल रहा है और यहाँ रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ध्यान रख रही है, तो मेरे समझ से यहाँ रहना चाहिए। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि जो गांव जा रहे हैं वहाँ भी आपको 15 दिन 20 दिन बिठा देगा, बाहर क्वारंटीन कर देगा। वहाँ की स्थिति और ख़राब हो सकती है, हमारे जाने से हमें खतरा हो सकता है रास्ते में। तो इसलिए जाने से बेहतर है कि हम वापस काम करें और हम काम ही करने आए। कंपनी चालू हो गया है, अच्छा है। जो भाई कोई गांव जाना चाहता है, मैं तो यही कहूँगा कि गांव में भी जाके क्या फ़ायदा। और जो भी है 1 2 4 10 दिन 1 महीने का और तकलीफ है, थोड़ा तकलीफ सह लेते हैं और क्या करेंगे। लॉकडाउन में फिलहाल दमन दीव ग्रीन जोन में है और यहाँ कोरोना का एक भी केस नहीं है। कंपनियों में काम शुरू हो रहा है, लोग काम पर आने लगे हैं, लेकिन ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाकर काम पर आने को कहा जा रहा है। जाहिर है कंपनी में काम फिर से शुरू होने से यहाँ की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार तो होगा ही, साथ ही लोगों में फिर से रोजगार मिलने से उनकी जिंदगी पटरी पर लौट सकेगी। दमन दीव से प्रदीप भावसार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इन दिनों लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण और जंगलों की सेहत में काफी सुधार हुआ है। बहुत से वन्य जीवों और वनस्पतियों को नया जीवन मिल रहा है, पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसे में उत्तराखंड के कोटद्वार जिले में गिद्धों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। देखिए उत्तराखंड से हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते इन दिनों लॉकडाउन है। वातावरण शुद्ध है और मानव हस्तक्षेप बहुत कम होने की वजह से इन दिनों कोटद्वार के झंडी चौड़ा इलाके में बड़ी तादाद में गिद्ध देखे जा सकते हैं। इनकी संख्या देखकर ग्रामीण हैरान हैं। ऐसे में गिद्धों को देखकर यहाँ के पक्षी प्रेमी काफी उत्साहित हैं। गिद्ध हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गिद्ध को एक सफाई नायक भी कहा जाता है। और ये हमारे आसपास जितने भी मृत मवेशी जानवर जितने हैं सभी को भक्षण करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानवरों से अगर कोई वायरस कोई बीमारी फैलती है उसका भी रोकथाम ये गिद्ध करता है। पृथ्वी पर वातावरण संतुलन बनाने में गिद्ध की एक अहम भूमिका होती है। पहले उत्तराखंड में 10 तरह के गिद्ध पाए जाते थे, लेकिन 1980 के बाद इसमें अचानक गिरावट आई और मौजूदा दौर में सिर्फ 5 प्रजाति के गिद्ध इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। हिमालयन जो गिद्ध है हमारा, ये हमारे उत्तराखंड में 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और तलहटी हिमालय। तो तलहटी हिमालय से लगभग इनके जो जगह जहां इनके घोंसले थे, अड्डे थे, वो समाप्त हो चुके हैं। मध्य हिमालय में कहीं बचे हुए हैं और उच्च हिमालय के क्षेत्र में कुछ मात्रा में इनके प्रतिशत बची हुई है। लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। पहले के बनिस्बत अब चिड़ियों का चहकना ज्यादा सुनाई देता है, साथ ही गिद्धों की संख्या देखने को मिल रही है। लोगों को इनके संरक्षण के लिए सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। गिद्ध हमारे प्रकृति के सफाई कर्मी है, इकोसिस्टम में उनका एक बहुत बड़ा रोल है इसको ठीक रखने में। तो लॉकडाउन के बाद पहले आते जाते तो मुझे कम दिखते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तो इस दौरान जब भी चिल्लर खाल की तरफ जाएंगे तो पापी डारा खाम के जंगलों के ऊपर गिद्धों की संख्या में हम काफ़ी ठीक ठाक वृद्धि देखी है।
जाहिर है कोरोना महामारी के चलते देश दुनिया थम सी गई है। ऐसे में प्रकृति में आया ये बदलाव मानव जीवन के लिए एक संदेश भी है कि प्रकृति का सम्मान करें। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन जीवों का और इन पक्षियों का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। डीडी न्यूज के लिए कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से मैं विमल ध्यानी। और महाराष्ट्र के नासिक जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ा रही हैं। ये आशा कार्यकर्ता लोगों में कोरोना से बचाव के उपाय और सावधानियों के विषय में जानकारी भी मुहैया करवा रही हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम के पास गोदामों में न सिर्फ पर्याप्त स्टॉक है बल्कि लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त गेहूं और चावल की निःशुल्क जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इस समय एफसीआई के पास 276 लाख टन चावल और 353 लाख टन गेहूं मौजूद है। सरकार के अनुसार कुल 630 लाख टन खाद्यान्न का भंडार उपलब्ध है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र 80 करोड़ कार्ड धारकों को 3 माह तक 5 किलो मुफ्त अनाज दे रही है। इसके अलावा प्रति परिवार 1 किलो दाल की आपूर्ति भी की जा रही है। सरकार के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से 2483 रेल रैक के माध्यम से लगभग 69.52 लाख टन खाद्यान्न का परिवहन किया गया है। और कोविड-19 के लॉकडाउन के बीच विभिन्न संगठन आगे आ रहे हैं और लोगों को इस स्थिति से निपटने में मदद करने में अपनी खास भूमिका भी निभा रहे हैं। ऐसे में त्रिवेंद्रम कॉरपोरेशन कर्मचारी संघ ने भी लॉकडाउन में सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 25,000 पौधों के थैले बांटे हैं। और पीआईबी फैक्ट चेक ने व्हाट्सएप पर एक फेक खबर को पर्दाफाश किया है, जिसमें दावा किया गया था कि कोरोना महामारी के कारण 17 मई 2020 तक लॉकडाउन की वजह से मोबाइल कंपनियों ने सभी मोबाइल यूजर्स को फ्री इंटरनेट देने का ऐलान किया है। पीआईबी फैक्ट चेक के ट्वीट में यह स्पष्ट किया गया कि यह दावा बिल्कुल झूठा और दिया गया लिंक फर्जी है। दूरसंचार विभाग ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। लोगों को सलाह भी दी गई है कि वे किसी भी असत्यापित जानकारी को फॉरवर्ड ना करें। और जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद किया गया है। मिली सूचना के मुताबिक सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा के पंपोर को घेर लिया था, जहां 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। मुठभेड़ के बाद अवंतीपोरा के बेगपोरा इलाके में अब भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। और दुनिया भर में अभी तक कोरोना वायरस से 36,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके साथ ही 2,57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 71,000 के पार हो चुकी है और संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 12 लाख से ज्यादा हो गई है। विश्व में इस महामारी से सबसे अधिक मौतें अमेरिका में ही हुई हैं। देश में इस महामारी के प्रसार से निपटने के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बारे में विभिन्न वैज्ञानिक रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने इस महामारी को एक बुरा दुश्मन करार दिया है। और कोरोना संकट के वक्त में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स। अमेरिका के सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में नर्सों ने डांस के जरिए अपना तनाव दूर किया। असल में पिछले 45 दिनों से कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे एक मरीज के ठीक होने पर उसे छुट्टी मिलने पर इन नर्सेज ने आपस में नाच गाकर जश्न मनाया। नर्सों की इस खुशी में एक बैंड ने भी मधुर संगीत के जरिए उनका साथ दिया। अमांडो मेंटोजा नाम के इस मरीज को नर्सों और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों ने खुशी के साथ विदाई दी।
और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे।